स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 2 क्लास 10 से पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। शुरुआत करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज द बर्थ ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया। एक ऐसा जो है कि मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, बिल्कुल अलग तरीके का फीचर जो कि आपको देखने को मिला 19th सेंचुरी में, वो क्या था? बर्थ ऑफ नेशनल अवेकनिंग हिंदुस्तान के अंदर। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये ओरिजिनेट हुआ कॉन्सेप्ट से, नेशनलिज्म के यानी राष्ट्रवाद वाली भावना से, एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय, खुद से दृढ़ निश्चय, जो कि इनिशिएट हुआ था कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो, सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडिया में चले एज एन ऑफ शूट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया एज अ रिएक्शन ऑफ द इंडियंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। अब ये जो बदलाव और रिफॉर्म किए जा रहे थे ना, उसकी वजह से जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए ये जो बदलाव किए जा रहे थे धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उन सारे बदलाव के ही खिलाफ जो है हिंदुस्तानियों के अंदर एक फीलिंग आई, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की फीलिंग आई, और वो जो है रिएक्ट किए ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह के खिलाफ। द पॉलिटिकल अवेयरनेस जनरेटेड बाय दीज ट्रेंड गेव बर्थ टू वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब ये जो राजनीतिक तौर पे जो चेतना थी, ये जो है, ये जो ट्रेंड चला, इसने जो है जन्म दिया बहुत सारे राजनीतिक एसोसिएशन को, संगठन को। This trend culminated in establishment of the Indian National Congress in 1885। अब ये जो दौर हुआ, ये कैसे ख़त्म हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ख़त्म हुआ 1885 में, विच मार्क्ड द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। जो कि मार्क करता है फॉर्मल बिगनिंग, यानी एक तरीके से फॉर्मली जो है बिल्कुल प्लानिंग के साथ जो शुरुआत थी ऑर्गेनाइज वे में जो है ये मूवमेंट। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में होने की वजह से हर जगह पे अलग अलग जो है चेतना तो जगा दी, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो देखो यहाँ पे है अब कि फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस दैट इमर्जेस व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर सेम हिस्टोरिकल, political and cultural background, have the same language, cultural values and consider themselves as one nation। तो नेशनलिज्म क्या है? एक भावना है, एक भावना है लोगों की, कॉमन कॉन्शियसनेस की, कि कॉमनली लोग सोचते हैं कि वो इमर्ज होते हैं एक जगह से और एक ही टेरिटरी में रहते हैं, एक ही तरह का इतिहास है उनका, एक ही तरह की राजनीति है, एक ही तरह का गवर्नमेंट है उनका, और सेम लैंग्वेज बोलते हैं और हर एक ही तरह का कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह आपस में शेयर करते हैं। तो और अपने आप को वो समझते हैं कि हम ये एक नेशन के हैं। तो ये जो कॉमननेस वाली, वननेस वाली, ये नेशनलिज्म वाली भावना है ये। दो इंडिया हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू मेनी सेंचुरीज, इट वाज नेवर अ वन नेशन एंड कंप्राइज्ड मेनी किंगडम्स। इंडिया के पास बहुत बड़ा लंबा हिस्ट्री है भाई, बहुत पुराना है, कई सदियों पुराना है, लेकिन ये कभी वन नेशन नहीं रहा, बल्कि कई सारे किंगडम्स थे जो कि ज्वाइंट थे। There were times when vast portion of the Indian subcontinent came under the rule of one empire। अब देखो, कई बार ऐसा टाइम भी आया है कि पूरा बड़ा सा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो पोर्शन था वो सिंगल एम्पायर के अंडर में रहा है, बट द लॉयल्टी ऑफ द पीपल वॉज टूवर्ड अ पर्टिकुलर किंग और किंगडम। लेकिन जो लोगों की लॉयल्टी रही है ना, वो ज़मीन से नहीं रही है, वो किससे रही है? अपने किंग से और किंगडम राज्य से रही है। द मॉडर्न फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज लैकिंग अमंग देम। ये जो मॉडर्न फीलिंग था नेशनलिज्म का, उनके अंदर नहीं था। इट इमर्ज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मेनली एज अ रिएक्शन टू ब्रिटिश रूल एंड द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल विद दोज ऑफ द ब्रिटिश। अब ये जो शुरुआत हुई, इमर्ज हुआ, ये जो फीलिंग, ये ब्रिटिश रूल के टाइम में मेनली इमर्ज हुआ, और ये रिएक्शन था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, क्योंकि जो क्लैश कर रहा था, क्लैश क्या कर रहा था? इंटरेस्ट क्लैश कर रहा था इंडियन पीपल का और ब्रिटिश लोगों के इंटरेस्ट के साथ क्लैश हो रहा था, क्योंकि दोनों का मोटो जो है बिल्कुल ही डिफरेंट था। एज वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, इंडियंस रेजिस्टेड द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग। हमने जैसा कि पहले चैप्टर में अभी पढ़ा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले में,
कि शुरुआत से जो हिंदुस्तानी थे ना वो रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे ब्रिटिश रूल को शुरुआत से ही, वो कि नहीं नहीं होना चाहिए ऐसा। बट द रेजिस्टेंस वॉज लोकलाइज्ड एंड स्कैटर्ड, लेकिन जो रोकथाम थी ना ये बिल्कुल लोकल लोग कर रहे थे और बिखरे हुए लोग कर रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था। इट वॉज अंडरटेकन बाई द डिपोज्ड chieftain, their descendant and relation, जमींदार, एक सोल्जर एंड ऑफिशियल ऑफ द इंडियन स्टेट। अब ये कौन देख रहा था? चीफ्टेन देख रहे थे, उनके वंशज देख रहे थे, उनके रिश्तेदार देख रहे थे, जमींदार देख रहे थे, पुराने सोल्जर देख रहे थे, ऑफिशियल वगैरह जो इंडियन स्टेट के थे वो देख रहे थे इसको। द कल्मिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल केम विद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो ट्रेडिशनल अपोजिशन हो रहा था उसका समापन कैसे हुआ? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से हुआ। ऑल्दो इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, it inspired the Indians to resist the foreign power and make a determined struggle for the country's freedom. Although जैसा कि वो फेल तो हुआ, शुरुआत हुई भाई, हर जगह पे बिखरे हुए लोग थे, स्कैटर्ड थे, लोकलाइज था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग लड़े, तो वो फेल तो हुआ लेकिन उसने इंस्पायर कर दिया हिंदुस्तानियों को कि वो फिरंगियों को खदेड़े और एक डिटरमाइंड, एकदम दृढ़ निश्चय कर लें एकदम स्ट्रगल के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। Thus, the very nature of the foreign rule resulted in nationalistic sentiment rising among the Indians and produced conditions conducive for the rise of growth of a powerful national movement. तो अभी जो नेचर था फॉरेन रूल का वो रिजल्ट किया किस में? नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट में, जो कि लोगों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर बढ़ा और प्रोड्यूस किया ऐसा कंडीशन जो कि बिल्कुल फेवरेबल था बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए पावरफुल नेशनल मूवमेंट के। अब नेशनल मूवमेंट देखो बड़े पैमाने पे किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में आया, किस तरह से इनके सेंटिमेंट थे, कैसे उनको दिक्कत लगा, वो सारी चीज़ें हम इसी में देखेंगे। द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century witnessed the emergence of national political consciousness and strong feeling of nationalism। जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century थी यानी 1850 के बाद वाली, वो गवाही देती है कि जो है राजनीतिक तौर पे जो है चेतना आई लोगों के अंदर और लोगों के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत फीलिंग आई नेशनलिज्म की। देयर वेर मैनी फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत सारे ऐसी वजह हैं जो कि कंट्रीब्यूट की नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए इंडिया के अंदर, और इसमें देखो स्टार्ट करते हैं कि दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्थिक रूप से शोषण। There were many factors that aroused opposition to British rule। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि उठे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन was the most important among them। आर्थिक रूप से जो शोषण हो रहा था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Indians realized that the general aim of the British policies in India was to promote their own interest at the cost of welfare of Indians। हिंदुस्तानियों को यह एहसास हो गया था कि जो आम तौर पे ब्रिटिश की नीतियों का जो एम है हिंदुस्तान के अंदर वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है, और उसका जो भी है दाम वो कौन चुकाएगा? वो चुकाएंगे इंडियंस। इंडियंस के चुकाएंगे वो सारा कुछ, कॉस्ट जो है इंडियंस चुकाने वाले हैं उनकी भलाई के लिए। द इकोनॉमिक इन डिसकंटेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज एज फॉलोज। अब देखो सोसाइटी में कई तरीके के लोग होते हैं तो हर किसी की नाराज़गी अलग अलग तरीके से थी। सबसे पहले बात करते हैं पीजेंट किसान। दे वेयर द मेन विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न इन्हीं का हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, इन नीतियों की वजह से। गवर्नमेंट टुक अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। सरकार यानी ब्रिटिश सरकार उनसे बहुत बड़ा हिस्सा ले लेती थी लैंड रिवेन्यू और दूसरे जो है कर के हिसाब से, यानी टैक्सेस वगैरह के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ा हिस्सा ले लेती थी। दीज एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस लेड द पीजेंट इनटू द क्लचेस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर। अब ये जो हद से ज़्यादा टैक्स हुआ करता था इसकी वजह से जो किसान होते थे वो चंगुल में पकड़ा जाते थे लैंडलॉर्ड के और मनी लेंडर के, देनदार और लैंडलॉर्ड ज़मींदार वगैरह। अब बात करते हैं आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैन की, तो द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वेयर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां थी वो बिल्कुल खिलाफ थी हिंदुस्तानी ट्रेड और उसकी इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड इट्स पॉलिटिकल पावर टू डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री।
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजनीतिक पावर इस्तेमाल किया बर्बाद करने के लिए हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री को। इंडिया बिकेम अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन एंड अ मार्केट फॉर इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। हिंदुस्तान एक सोर्स बन गया, एक साधन बन गया रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का, उन इंडस्ट्रीज के लिए जो ब्रिटेन में है और वहाँ के लिए, और हिंदुस्तान वहाँ के यहाँ के का हिंदुस्तान उनके लिए मार्केट बन गया उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। यहाँ से वो सारा रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट लाके यहीं पे ज़बरदस्ती बेचते थे। दिस पॉलिसी crippled the artisan and the craftsman as they were devoid of their sources of livelihood। अब ये जो चीज़ है ना, इसने अपंग कर दिया, अंगहीन कर दिया जो भी आर्टिजन वगैरह क्राफ्टमैन वगैरह थे जो अपना खाना खर्चा चला रहे थे, उनको जो है कि अब अपने सोर्स ऑफ लिवलीहुड से बिल्कुल वो रहित हो गए थे, दूर हो गए थे, छीन लिया गया था, क्योंकि भाई फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा है तो ये कॉम्पीट नहीं कर पाए थे उससे, तो ये बिल्कुल अपंग हो गए थे, अंगहीन हो गए थे। द वर्किंग क्लास, अब देखो, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू द बर्थ ऑफ न्यू सोशल क्लास इन इंडिया, द वर्किंग क्लास। अब ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रहा था, इसकी वजह से एक नया सोशल क्लास आया, सामाजिक तौर पे एक नया क्लास आया जिसको वर्किंग क्लास कहते हैं। दे वेयर एक्सप्लॉयटेड बाय द फैक्ट्री ओनर हु वेयर जनरली इंग्लिशमैन। अब इनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री लग रही है भाई मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो सब अंग्रेजों के हाथ में है, तो अंग्रेज ही उसके मालिक हुआ करते थे। although they formed a small section of population, they represented a new social outlook। अब इनका जो नंबर था कम था, ये कम थे उस समय मॉडर्नाइजेशन के टाइम में, लेकिन फिर भी ये एक नया नज़रिया समाज का दिखाते थे, एक नया नज़रिया दिखता था इनसे समाज का। Their outlook and interest were very broad, covering whole in India, though their factories were located in cities। उनका जो नज़रिया था और उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ही बड़ा था और वो कवर करता था पूरे हिंदुस्तान को, जबकि उनकी फैक्ट्रियाँ उनकी फैक्ट्रियाँ जो हैं सिर्फ शहरों में थी, लेकिन फिर भी वो पूरे के पूरे जो है हिंदुस्तान में कवर करता था उनका नज़रिया। All these factors made their political thinking far more significant than their numerical strength। अब ये सारे जो फैक्टर थे ना, इसकी वजह से उनका जो राजनीतिक सोच था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ उनके नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी कि वो है तो कम लेकिन उनकी सोच की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट था उनका राजनीतिक थिंकिंग। अब बात करते हैं द एजुकेटेड इंडियंस की। तो द ओनली एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू एजुकेटेड इंडियंस वॉज गवर्नमेंट सर्विस इन विच कॉम्पिटिशन वॉज हाई एंड चांसेस ऑफ प्रमोशन वेयर ब्लीक। अब देखो, जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल था पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के लिए वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस था, जिसमें कि जो कंपटीशन था बहुत ज़्यादा हाई था और प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल धुंधले थे, निराशाजनक थे, मतलब कोई गारंटी वगैरह नहीं थी। दे हैड होप्ड दैट British capitalism would help to develop India's productive forces as it had done for Britain। अब लोगों ने सोचा कि भाई जो ब्रिटिश का कैपिटलिज्म है, वो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं सब, ये इंडिया को मदद करेगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में, जैसे कि ब्रिटेन में हुआ है, जैसे कि इन लोगों ने, इंग्लिश मैन ने ब्रिटेन में अपने यहाँ किया, वैसे ये हिंदुस्तान में भी करेंगे, हमको बढ़ाएंगे। Instead, they found that British policies were keeping India economically backward। अब इसके अलावा बल्कि उसके उल्टा विपरीत कर रहे थे वो। उन्होंने जो है ये देखा, इंस्टेड इसके बजाय उन्होंने ये देखा कि अरे भैया, ये हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय इनकी नीतियाँ तो ऐसी हैं कि हमको आर्थिक रूप से ये पीछे करते जा रहे हैं। Thus all section of the society felt their economic salvation lay in freeing themselves from the British rule। सारा सेक्शन सोसाइटी का, पीजेंट देखा, आर्टिजन क्राफ्टमैन देखा, वर्किंग क्लास देखा, एजुकेटेड इंडियन, हर किसी ने अब ये सोच लिया हमको मुक्ति, सल्वेशन कब मिलेगी, जब हम अपने आप को ब्रिटिश रूल से आज़ाद करेंगे। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द इंडियन पीपल हैड टू कम टुगेदर ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म। और इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हिंदुस्तान के सारे लोगों को एक सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इन द प्रोसेस द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म रिसीव्ड अ पावरफुल स्टिमुलस।
अब इस प्रोसेस में देखो हुआ क्या कि जो भावना थी नेशनलिज्म की उसको बहुत अच्छे से बढ़ावा मिला, बिल्कुल वो ग्रो किया। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, अब देखो दमन करने वाली कॉलोनियल नीतियां थी, दमन करने वाली यानी दबाने वाली, लोगों को ख़त्म करने वाली, बिल्कुल नीचे करने वाली, डोमिनेट करने वाली। द नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट अमंग द इंडियंस। जो नेचर था ना ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल का इंडिया के अंदर, उसने बहुत मदद की लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट जगाने में। The British had conquered India to promote their own interest and therefore followed such repressive policies so as to make India subservient to the needs of Britain। जो ब्रिटिश है उन्होंने जो है हिंदुस्तान को कब्जा किया, कन्क्वेयर किया, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करें, है ना। और इसको के लिए उन्होंने जो है दमनकारी नीतियां लेके आए वो, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान सब सर्वेंट बन जाए, यानी एक उपयोगी बन जाए, यानी इसका इस्तेमाल किया जाए हिंदुस्तान का ज़रूरतें ब्रिटेन की पूरी करने के लिए। These policies became the major barrier of India's economic, social, cultural, intellectual and political development। अब ये जो नीतियां थी ना ये बहुत बड़ी रुकावट बन गई हिंदुस्तान के आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल, मतलब लोगों की बुद्धिमत्ता और राजनीतिक डेवलपमेंट में। Some of these repressive policies, especially those followed by Lord Lytton, Viceroy of India from 1876 to 1880, acted as a catalyst for the growth of nationalist movement in India। अब इसमें से कुछ ऐसी रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, दमनकारी नीतियां थी, स्पेशली वो जो लॉर्ड लिटन ने लागू किया 1876 से 1880 के बीच में, कैटलिस्ट का काम की, यानी प्रोमोट कर दिया, मतलब स्पीड अप कर दिया नेशनलिज्म के ग्रोथ को हिंदुस्तान के अंदर। अब इसमें देखो थी क्या, वो क्या क्या नीतियां थी। पहला है कि लॉर्ड लिटन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 to proclaim Queen Victoria as Empress of India। Lakhs of rupees were sent on the event, but nothing was done for Indians who were in the grip of famine। लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज किया, एक बड़ा सा दरबार ऑर्गेनाइज किया 1877 में दिल्ली में, ताकि ऐलान किया जाए कि जो क्वीन विक्टोरिया है अब वो हिंदुस्तान की भी इम्प्रेस है। लाखों रुपए खर्च किए गए इस इवेंट के लिए, लेकिन हिंदुस्तानी जो उस समय अकाल के चंगुल में फंसे थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। फिर दूसरा है लॉर्ड लिटन introduced Vernacular Press Act 1878 and Indian Arm Act 1878। लॉर्ड लिटन ने दो एक्ट पास किए, एक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दूसरा है इंडियन आर्म एक्ट। अब दोनों में है क्या, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फॉरबिड vernacular people to publish any material that might excite feelings of dissatisfaction against the British government। अब देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कोई भी लोकल वाला जो पेपर पब्लिशर वगैरह है वो कोई ऐसा मटेरियल वगैरह नहीं लगाएगा जिससे असंतुष्टि हो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दिस एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा, ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए था, अंग्रेजों के लिए नहीं। वो चाहे तो अखबार में किसी के भी सेंटिमेंट का मजाक उड़ा लें। 1882 में दिस एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। अच्छा, इसको रिपील किया गया, रद्द किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। बढ़िया आदमी था लग रहा है। The Indian Arms Act of 1878 made it a criminal offense for Indians to carry arms without license। अब ये जो आर्म्स एक्ट आ गया 1878 में, अब ये जो है कि क्रिमिनल ऑफेंस माना गया कि भाई कोई भी आदमी जो है, कोई भी हिंदुस्तानी गन के साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना वो क्रिमिनल माना जाएगा। भाई गन तो आज भी जो है कि लाइसेंस के बाद ही रखनी है। दिस एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द ब्रिटिश। हाँ, ये बेईमानी है कि भाई हमारे लिए तो क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन ब्रिटिशर्स लेके घूमेंगे तो उनके लिए नहीं है। The maximum age limit for the Indian Civil Service examination was reduced from 21 to 19 years, thus making it difficult for Indian to compete for it। जो मैक्सिमम एज थी इंडियन सिविल सर्विस की वो 21 से 19 साल कर दी गई ताकि कंपटीशन और डिफिकल्ट हो जाए। अब आज के ज़माने में तो यार ओबीसी वगैरह से लेके सब कुछ कोटा वगैरह लगा के लोग उम्र कम करते हैं, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, अगर 21 की बजाय 19 ईयर्स की एज हो जाएगी तो आखिर कितना इंटेलेक्चुअल वो होंगे ही कि कॉम्पीट कर पाएँ। तो ये किया इसीलिए गया।
द इम्पोर्टेंट द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल वेयर रिमूव्ड। अच्छा, जो निर्यात वाला ड्यूटी था ब्रिटिश टेक्सटाइल पे वो रिमूव कर दिया गया, और ये बहुत ही जो है हार्मफुल हुआ किसके लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। सर सीपी इल्बर्ट द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल प्रिपेयर्ड अ बिल। सीपी इल्बर्ट जो कि लॉ मेंबर थे वाइसरॉय काउंसिल के, उन्होंने एक बिल तैयार किया, पॉपुलरली नोन एज इल्बर्ट बिल, इन्हीं के नाम पे इसको इल्बर्ट बिल भी जाना जाता है, 1883 में। द बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द वाइसरॉय लॉर्ड रिपन sought to abolish judicial disqualification based on race distinction। अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के द्वारा, वो देखा गया कि वो एबॉलिश करता है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन को रेस डिस्टिंक्शन पे, कि भाई जुडिशियली आप डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, रेस के हिसाब से यानी जातिवाद के हिसाब से। This was resented by the British and they started a defense association to defend their special privileges। अब ये जो है ना नाखुश हो गए इससे वो ब्रिटिश, है ना, क्योंकि पहले क्या था, रेस के डिस्टिंक्शन पे आप जुडिशियल सर्विस में भी डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये चीज़ जो है ब्रिटिशर्स के दिल में आया कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, मतलब वो चाहते थे कि हमको अपना प्रिविलेज मिले, तो अपना डिफेंड करने के लिए प्रिविलेज इन्होंने इल्बर्ट बिल को पास किया। दिस रिएक्शन प्रोवोक्ड काउंटर एजिटेशन बाय एजुकेटेड इंडियंस। अब ये जो रिएक्शन था ना, इसने प्रोवोक कर दिया बिल्कुल, है ना, काउंटर एजिटेशन बाय एजुकेटेड इंडियंस। अब जो है कि हड़ताल पे आ गए भाई, आंदोलन पे आ गए, एजिटेशन पे आ गए इंडियंस। The government ultimately withdrew the bill and enacted a more moderate measure which vested the power of trying European to a session judge and a magistrate who might be an Indian। अब गवर्नमेंट ने इस एजिटेशन की वजह से, इस आंदोलन वगैरह की वजह से अल्टीमेटली बिल को तो विड्रॉ कर लिया कि चलो ठीक है भाई, वही बात रहेगी लॉर्ड रिपन वाली ही कि हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे जातिवाद के आधार पे, और इसमें एक पावर भी मिला कि यूरोपियंस को सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हिंदुस्तानी होगा वो भी जो है ट्राई कर सकेगा। दिस बिल मेड इट क्लियर टू द इंडियन दैट जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये जो है कि ये बिल जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो जस्टिस है वो भी जो है एंड फेयर प्ले कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी ऑफ वेयर इन्वॉल्व। अब जहाँ कहीं भी इनके समुदाय का, है ना, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, चाहे जस्टिस हो चाहे कहीं हो। दीज रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश प्रोवाइडेड अ स्टिमुलस टू पॉलिटिकल एजिटेशन एंड क्विकेंड द पेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब ये सब जो है ना दमनकारी नीतियां जो ब्रिटिश की थी, इसकी वजह से लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला और बहुत सारे जो है राजनीतिक आंदोलन हुए, और इसने जो है रफ्तार बढ़ा दी इंडियन नेशनलिज्म की, है ना, राष्ट्रवाद की भावना जो है अब बहुत तेजी से बढ़ रही है लोगों के अंदर। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट चला उसमें देखो, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी वेयर ग्रेट पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब ये जो सामाजिक और धार्मिक बदलाव हो रहे थे, मूवमेंट चल रहा था 19वीं शताब्दी में, ये सब मार्गदर्शक थे नेशनलिज्म के। कैसे, मतलब इंडियन नेशनलिज्म यानी हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद के ये मार्गदर्शक थे। The impact of Western education, which led to a rational, humanitarian and scientific approach to life, made the educated Indian realize the need to reform their religion and society। अभी जो इम्पैक्ट था, प्रभाव पड़ा पश्चिमी एजुकेशन का, एक रेशनल प्रभाव पड़ा, ह्यूमैनिटेरियन और साइंटिफिक अप्रोच था ज़िंदगी जीने का। इसने जो है पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को ये एहसास कराया कि हमको ज़रूरत है अपने धर्म में और अपने समाज में बदलाव लाने की। दे फेल्ट दैट द पाथ टू प्रोग्रेस ले इन एक्सेप्टेंस ऑफ द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम
तरक्की करना चाहते हैं तो हमारी तरक्की का रास्ता इसी में है कि ईस्ट तो बेस्ट है ईस्ट के लिए और वेस्ट के लिए कि हम क्या करें, इसको एक्सेप्ट करें, है ना। जो बेस्ट है ईस्ट का और वेस्ट का, उस सबको हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम तरक्की पे पहुंच सकते हैं। द रिजल्ट वॉज द बर्थ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टचिंग ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि बर्थ हुआ सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट का, यानी बदलाव आए बहुत सारे, और ये बदलाव जो है हर हिस्से में हिंदुस्तानी के गए, जितने भी इंडियन सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी के हर सेगमेंट में गए, हर हिस्से में। इन द सोशल स्फेयर, सामाजिक स्फेयर में अगर आप देखो, दीज मूवमेंट वर्कड फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, सती एंड इन्फेंटिसाइड। ये जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो समाज में क्या बदलाव आया, देखो एबोलिशन हुआ कास्ट सिस्टम का, भाई कास्ट सिस्टम खत्म करो, सती खत्म किया जाए, पर्दा सिस्टम खत्म किया जाए, इन्फेंटिसाइड यानी कि बच्चे की हत्या वॉम में ही उसको भी खत्म किया जाए। दे लॉन्च्ड अ क्रूसेड अगेंस्ट सोशल एंड लीगल इनइक्वलिटीज। इन्होंने लॉन्च कर दिया एक धर्म युद्ध, किसके खिलाफ, समाज के खिलाफ, और उसमें जो इनइक्वलिटीज असमानता है समाज के अंदर उसके खिलाफ। इन द रिलीजियस स्फेयर, और धार्मिक स्फेयर में देखो, ये तो था सामाजिक, ये धार्मिक स्फेयर में दीज रिफॉर्म मूवमेंट कॉम्बेटेड religious superstitions, attacked idolatry, polytheism and hereditary priesthood। अब ये सब जो धार्मिक स्फेयर में क्या बदलाव हुआ, इसमें देखो कॉम्बेट किया गया रिलीजियस सुपरस्टिशियंस को, सुपरस्टिशियस बिलीफ जो थी, और इन्होंने जो है मूर्ति पूजा के ऊपर अटैक किया, और इन्होंने पॉलीथिज्म यानी कि बहुत सारे गॉड नहीं होते हैं, एक गॉड होते हैं, तो पॉलीथिज्म का मतलब होता है बिलीव इन मल्टीपल गॉड, इसके खिलाफ गए। और हेरिडेटरी प्रीस्टहुड यानी कि पैतृक पुजारी होना, यानी कि भाई बाप दादा खानदान से चला आ रहा है, इन सब चीज़ों के खिलाफ लोग खड़े हुए। दिस मूवमेंट फॉट फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इक्वलिटी। ये जितने भी मूवमेंट थे ये लड़े गए ताकि हर एक इंसान को अपने खुद की आज़ादी मिले और हर किसी को समाज में बराबरी मिले। प्रोमिनेंट रिफॉर्म मूवमेंट वेयर ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, आर्य समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद एंड सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो थे इसमें वो थे ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन राय ने जो है इसको फॉर्म किया। उसके बाद आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद ने फॉर्म किया था, और रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद ने ही जो है इसको भी फॉर्म किया था, और सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले ने जो है इसको फॉर्म किया था। अब राजा राम मोहन राय के बारे में है कि राजा राम मोहन राय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो शख्स थे ये सबसे इम्पॉर्टेंट सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्मर थे, तब्दीली लाने वाले थे, यानी बदलाव लाने वाले थे 19वीं सदी में। He wanted to do away with the religious and social evil which were prevalent in Bengal at that time। वो चाहते थे कि बिल्कुल दूर कर दें सामाजिक और धार्मिक एविल्स को, बुराइयों को, जो कि पहले से मौजूद थे, उस समय थे बंगाल के अंदर। In 1828 he founded the ब्रह्मो समाज which was later renamed ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो सभा जो पहले इन्होंने 1828 में ब्रह्मो सभा बनाई, जिसको कि बाद में नाम दोबारा बदल दिया गया, ब्रह्म समाज कर दिया गया। द ब्रह्म समाज बिलीव्ड इन मोनोथेइज्म और वर्शिप ऑफ वन गॉड। अब ये जो ब्रह्म समाज था ना, इसका क्या था, इसका प्रिंसिपल था मोनोथिज्म, कि मोनोथिज्म मतलब कि सिर्फ एक गॉड पे भरोसा करना। इट कंडेम्ड आइडल वर्शिप एंड लेड एम्फेसिस ऑन प्रेयर, meditation, charity, morality and strengthening the bonds of unity between men and all religious and creeds। अब ये कंडेम करता था, कंडेम मतलब निंदा करता था मूर्ति पूजन की, और दबाव देता था कि भाई प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, चैरिटी करें, दान वगैरह दें, मोरलिटी के ऊपर नैतिक कर्तव्य वगैरह, और यूनिटी का बॉन्ड अपने बीच में, है ना, सारे धर्म वाले और सारे संप्रदाय वाले सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और अपना जो है स्ट्रेंथन करें बॉन्ड को बीच में। राम मोहन राय वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब राम मोहन राय जो है बिल्कुल खिलाफ थी रिजिडिटी, कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी पे, कि भाई कर्म बदला तो धर्म वो जाति क्यों नहीं बदली, इसके ऊपर इसकी जो रिजिडिटी थी इसके खिलाफ थे।
He started a campaign for the abolition of sati and parda system, condemned polygamy, discouraged child marriages and advocated the right of widows to remarry. राम मोहन राय तो खिलाफ थे ही कास्ट सिस्टम के, फिर उन्होंने कैंपेन यानी कि अभियान चालू किया सती के खिलाफ कि भाई सती नहीं होना चाहिए और पर्दा सिस्टम के खिलाफ, और इन्होंने निंदा की पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा शादी की, और डिस्करेज किया कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, और वकालत की इस बात की कि जो विधवाएं हैं उनको जो है फिर से दोबारा शादी करनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए हक. It was because of the effort made by Ram Mohan Roy that William Bentinck, the Governor General of India, passed a law in 1829 making the practice of sati illegal and punishable by law. अब यही सारी कोशिशों की वजह से ही राम मोहन राय की कोशिश से विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसने एक कानून पारित कर दिया 1829 में कि कोई भी अगर सती का प्रैक्टिस करता है तो ये बिल्कुल जो है इलीगल, असंवैधानिक माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा. ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, और इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, यानी कि पत्रकारिता के आज़ादी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया. इन द वर्ड्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय इनॉग्रेटेड द मॉडर्न एज इन इंडिया. रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में अगर आप देखो तो राजा राम मोहन राय ने ही उद्घाटन किया था एक नए एज का हिंदुस्तान के अंदर. ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन रिनेजेंस एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. वो पिता थे इंडियन रिनेजेंस, रीबर्थ के, हिंदुस्तान का रीबर्थ के वो जो है पिता हैं, और वो प्रॉफिट, एक मैसेंजर इंडियन नेशनलिज्म के. ठीक है. अब ज्योतिबा फुले क्या है? ज्योतिबा फुले वॉज एन अर्बन एजुकेटेड मेंबर ऑफ सो कॉल्ड लो कास्ट. ज्योतिबा फुले जो है कि अर्बन एजुकेटेड थी और मेंबर थी लो कास्ट की, यानी कि छोटी जाति की थी. His education and personal experiences had made him critical of Hindu religion and custom. अब उनका जो एजुकेशन था यानी कि पढ़ाई लिखाई और उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह था, अनुभव था, उसने जो है कि गुण दोष विवेचक बना दिया था उनको हिंदू रिलीजन का, और उसके जो कस्टम थे, रीति रिवाज उनके, उसका, यानी कि वो क्रिटिसाइज वगैरह करती थी भाई, उसमें नुक्स निकालना वगैरह करती थी हिंदू रिलीजन में. 1854 में ही एस्टेब्लिश्ड ए स्कूल फॉर अनटचेबल एंड स्टार्टेड अ प्राइवेट ऑर्फेनेज फॉर द विडोज. अब देखो उन्होंने बनाया एक स्कूल अछूत लोगों के लिए और एक प्राइवेट संस्था बनाई, ऑर्फेनेज संस्था नहीं, इसको क्या बोलते हैं, अनाथालय बनाया विधवाओं के लिए. ही वांटेड टू लिबरेट द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट बाय एजुकेटिंग देम. वो चाहती थी कि आज़ाद किया जाए शोषित क्लास को, डिप्रेस्ड जो दबाए हुए शोषित क्लास है जिनका शोषण हुआ है, उनको अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए. और कैसे आज़ाद होंगे? बाय एजुकेटिंग देम, उनको पढ़ा लिखा के. ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 विद द एम ऑफ सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में, ताकि सामाजिक न्याय मिल सके वीकर सेक्शन को, कमज़ोर वर्ग को समाज के अंदर. ही पायोनियर्ड द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड वर्कड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन. अब इन्होंने मार्गदर्शन दिया विडो, विधवाओं की फिर से शादी वाले मूवमेंट को महाराष्ट्र के अंदर, और काम किया औरतों की पढ़ाई लिखाई के लिए. फिर इसके बाद देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द ऑनसेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द फॉलोइंग वे. अब ये जो सामाजिक और जो धार्मिक बदलाव है, इसने किस तरह से मूवमेंट में, इसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, शुरुआत की नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में. तो देखो किस तरह से शुरुआत की, तो कई सारे पॉइंट्स दिए हैं. स्वामी दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद प्रोक्लेम्ड द सुपेरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी सभ्यता, सिविलाइजेशन सबसे नंबर 1 है, सुपीरियर है. इसके बाद द रिफॉर्मर कंडेम्ड अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम. द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी अट्रैक्टेड द सो कॉल्ड लोअर कास्ट. अभी जो रिफॉर्मर है भाई, ज्योतिबा फुल्ले, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने कंडेम किया, निंदा की. जो लोग अछूत वाली प्रैक्टिस करते थे, वो जो कास्ट सिस्टम लेके चलते थे, तो उनके खिलाफ इन लोगों ने कंडेम किया, उन लोगों को निंदा की.
और आइडिया लेके आए भाईचारगी का और इक्वलिटी का, और इसकी वजह से जो लोअर कास्ट था ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ मूवमेंट में। The reformer taught people not to ignore the importance of women who could participate in the national movement। जो रिफॉर्मर था, यानी यही लोग जो रिफॉर्मर हैं, इन्होंने बताया लोगों को कि इग्नोर मत करिए औरतों की इम्पोर्टेंस को, और उनको भी पार्टिसिपेट होने दीजिए, यानी कि उनको भी भागीदार बनने दीजिए नेशनल मूवमेंट में। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश डोमिनेशन के खिलाफ कि भाई ब्रिटिश जो हमारे ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, हम पे डोमिनेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्वराज एंड टू राइज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज का इस्तेमाल किया, स्वराज शब्द का, और इन्होंने नारा लगाया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है। द रिफॉर्म मूवमेंट ड्रू देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज cultural heritage and promoted a feeling of pan-Indianism and a spirit of nationalism। जो बदलाव वाले मूवमेंट थे, इसने जो है कि इंस्पिरेशन दिया, ड्रू किया देयर इंस्पिरेशन इंडिया के कल्चरल हेरिटेज से, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं, और प्रमोट किया फीलिंग लोगों के अंदर एक संपूर्ण भारत का, कि भाई जिस तरह से संपूर्ण भारत था पहले, और एक स्पिरिट आया लोगों के अंदर नेशनलिज्म का, यानी राष्ट्रवाद का। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में भले ही किंगडम अलग अलग थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल एम्पायर जो है पूरे के पूरे देश पे राज कर रहा है ना। तो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज से इन्होंने ड्रू किया, अपना इंस्पिरेशन लिया, और लोगों के अंदर एक संपूर्ण भारत का जो है एक भावना जगाई। स्पिरिट मतलब भावना जगाई। द रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएटेड अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ न्यू सोसाइटी डिवाइड ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और रिलीजन। अब ये जो बदलाव वाला जितना मूवमेंट चला ना, उससे लोगों के अंदर एक चेतना आई, एहसास आई कि भाई एक नया समाज मिलेगा, और वो समाज रहित रहेगा प्रिविलेजेस से, यानी लोगों को कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे या धर्म के बेस पे जो है लोगों को प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, यानी सबको बराबर सम्मान मिलेगा। रोल ऑफ द प्रेस, प्रेस का क्या रोल था? लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर वेयर स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में के बाद जो है 19वीं शताब्दी में 1850 के बाद बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए। सम ऑफ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर वेयर अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली ट्रिब्यून, द पायनियर टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड स्टेट्समैन इन इंग्लिश। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली द ट्रिब्यून, द पायनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और द स्टेट्समैन इन इंग्लिश। अब इसमें देखो, many other newspaper and magazine in the vernacular languages were also brought out। देसी लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह ले आए गए। These newspaper played a significant role in developing a strong national sentiment among the Indians। अब ये जो न्यूज़पेपर्स थे ना, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के अंदर एक मजबूत राष्ट्रवाद की फीलिंग जगाने में। It did so in the following manner। किस तरह से इसने किया वो देखते हैं। It was through the press that the message of patriotism and modern liberal ideas of liberty, freedom, equality, home rule and independence spread among the people। अब प्रेस के ही हिसाब से ये, प्रेस के ही जरिए से ये हुआ कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचा, लोगों के पास मैसेज पहुंचा देशभक्ति का और मॉडर्न यानी कि आधुनिक लिबरल आइडियाज़, आज़ाद ख्याल का, आज़ादी का, फ्रीडम का, इक्वलिटी बराबरी का, और अपने घर पे हम राज करेंगे उसका, और आज़ादी का, ये सब जो है भावनाएं लोगों के अंदर अब इससे और ज़्यादा बढ़ने लगी। द प्रेस कैरिड ऑन डेली क्रिटिसिज्म ऑफ द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब प्रेस कैरी करता था, हर रोज आलोचनाएं करता था, उनकी जो अन्याय वाली नीतियां थीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिंदुस्तान के अंदर, उसके खिलाफ सारी चीज़ें लिखी भरी पड़ी थीं, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो असली चेहरा था वो बाहर आया हिंदुस्तान में लोगों तक। It made possible the exchange of views among different social groups from different parts of the country and organizing a political movement। अब इससे ये पॉसिबल हो सका कि लोग एक दूसरे से व्यूज़ अपने एक्सचेंज कर रहे थे। अलग अलग जो सोशल क्लास था, सामाजिक ग्रुप, संगठन वगैरह था कंट्री के अंदर, वो ऑर्गेनाइज होने लगा राजनीतिक तौर पे। It made Indians aware of what was happening in the world।
अब इससे हिंदुस्तानी जो है वो देख रहे थे कि भाई बाकी सारे जगहों पे ही भी क्या हो रहा है। दिस अवेयरनेस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड शेप देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब ये जो चेतना थी इसने मदद की कि लोग समझ सकें कि राजनीतिक और सामाजिक डेवलपमेंट जो है ना आउटसाइड द वर्ल्ड, बाहर के वर्ल्ड का, और अपने खुद के यहाँ का जो नीति है और जो प्रोग्राम है उसको फिर से शेप कर सकें। अब इसके बाद है प्रिकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजा राम मोहन रॉय वॉज द पायोनियर ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। अब भाई राजा राम मोहन राय को तो पहले ही बता दिया कि ये मार्गदर्शक हैं और मॉडर्न इंडिया के फादर भी हैं, जनक भी हैं। He demanded liberty of the press, appointment of Indian in civil court and the higher post codification of laws etc. इन्होंने डिमांड किया है ना, यानी कि इन्होंने डिमांड किया, मांगा आज़ादी किसकी, प्रेस की, और हिंदुस्तानियों को भी सिविल कोर्ट में रखा जाए और दूसरे हायर पोस्ट पे भी रखा जाए और कोडिफिकेशन हो लॉज वगैरह का, कानून का। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया वॉज लैंड होल्डर्स सोसाइटी इन कोलकाता इन 1838। सबसे पहला राजनीतिक संगठन जो बना वो शुरुआत हुआ कोलकाता में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से 1838 में। Many public association were started in different part of India like Bengal, British India Society, British Indian Association, East Indian Association, London Indian Society और Indian Association। बहुत सारे पब्लिक यानी कि लोगों ने बहुत सारे संगठन बनाए, लोगों ने स्टार्ट कर दिया अलग अलग जगहों पे बनाना अलग अलग नामों से। These associations served as a base for formation of the Congress। ये सारे संगठन जो हैं बिल्कुल न्यू थे, किसके लिए, कांग्रेस के संगठन के लिए, है ना, कांग्रेस के बनने में इन सबका मदद है। एंड ऑल इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है सारे हिंदुस्तान का राजनीतिक संगठन बना। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दीज एसोसिएशन वेयर फॉलोइंग। अब इसमें से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो संगठन है वो कौन कौन से हैं। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंदन 1866 बाय दादा भाई नेहरू। जो ईस्ट इंडिया संगठन है वो लंदन में बना 1866 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। द एसोसिएशन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इंडियन सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश सिटीजन एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो संगठन था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था सारे हिंदुस्तानी मतलब इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर, ब्रिटिश सिटीजन्स को प्रोवाइड करता था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता था साथ कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह हर एक मैटर पे। इट वॉइस द ग्रीवेंसेज ऑफ इंडियंस एंड सजेस्टेड रेमेडियल मेजर्स। अब इसने जो है कि सारे लोगों की जो भी शिकायतें थी उसको जो है कि पेश किया, हिंदुस्तानियों की शिकायतें को, और उसका उपचार भी बताया, रेमेडियल मेजर। दादा भाई नेहरू जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द ब्रिटिश वेयर बेसिकली जस्ट एंड गुड। दादा भाई नेहरू जी जो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के हैं, उनका ये ख्याल था कि ब्रिटिश जो है बेसिकली जस्ट हैं और अच्छे हैं। ही वॉन्टेड टू प्लेस द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर इन इंडिया बिफोर द पीपल ऑफ इंग्लैंड सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस में बी रिसॉल्व। वो चाहते थे एक ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स हिंदुस्तान के अंदर, इससे पहले कि जो लोग हैं इंग्लैंड के वो इसके अंदर आए, ताकि जो है प्रॉब्लम जो है हिंदुस्तानियों की किसी तरीके से सॉल्व हो सके। द एसोसिएशन हैड इट्स ब्रांचेस इन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अब ये जो संगठन है इसके ब्रांचेस कई जगह पे थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन जो बना था 1876 में। द इंडियन एसोसिएशन वॉज मीन टू बी एन ऑल इंडिया मूवमेंट। अब ये जो संगठन था ये बना था कि ये सारा का सारा ऑल इंडिया मूवमेंट को लेके मतलब वॉज मीन टू बी एन ऑल इंडियन मूवमेंट, कि यानी कि पूरे के पूरे देश का ये मूवमेंट है। इंडियन एसोसिएशन मतलब पूरे देश का मूवमेंट है। इट वॉज हेडेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसको हेड किया था किसने? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसको हेड कर रहे थे, यानी कि इसको मतलब इसके मेन थे। द एसोसिएशन हैड लॉयर, प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास एज इट्स मेंबर। जो संगठन था उसके अंदर वकील थे और प्रोफेशनल्स थे और बहुत सारे पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग थे। दिस एसोसिएशन हैड ब्रांचेस इन बंगाल एज वेल एज इन टाउन्स आउटसाइड बंगाल। ये जो संगठन था इसके ब्रांच बंगाल में भी थे और बंगाल के बाहर भी थे। ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन एसोसिएशन का? 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बने पब्लिक ओपिनियन का, कि लोग क्या चाहते हैं उसकी बात को हम रख सकें।
इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक कॉमन राजनीतिक फायदे के लिए इंटीग्रेशन, सबका जमावड़ा, सब एक दूसरे के साथ जुड़े। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव था कि भाई हिंदू और मुसलमान के बीच में जो है फ्रेंडली रिलेशन बने। मास पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मूवमेंट, भाई पब्लिक मूवमेंट जो भी हो रहा है ना उसमें मास पार्टिसिपेशन हो, यानी कि पूरे के पूरे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अचीवमेंट क्या हुआ? इट लॉन्च एजिटेशन अगेंस्ट द ऑपरेसिव एक्ट सच एज लाइसेंस एक्ट, द आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड अगेंस्ट लोअरिंग द एज लिमिट फ्रॉम 21 to 19 ईयर फॉर द ICS एग्जामिनेशन। अब इन्होंने अचीवमेंट क्या किया कि इन लोगों ने आंदोलन किया अत्याचारपूर्ण जो भी कानून थे उसके खिलाफ, जैसे कि लाइसेंस एक्ट था, आर्म एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, और जो इन्होंने उम्र कम कर दी 21 साल से 19 साल कर दी थी ICS एग्जामिनेशन की, इंडियन सिविल सर्विसेज की, उसके खिलाफ इन लोगों ने जो है कदम बढ़ाए। इट ऑल्सो टुक अप द कॉज ऑफ द वर्कर ऑन ब्रिटिश ओन प्लांटेशन, और वो जो कारण था वर्कर्स का ब्रिटिश ओन प्लांटेशन में, वो उन लोगों की जो स्थिति थी उसके बारे में भी इन लोगों ने आवाज उठाई। हाउएवर द एसोसिएशन फेल टू अटेन एन ऑल इंडिया कैरेक्टर, लेकिन किसी तरीके से ये जो संगठन था ऑल इंडिया कैरेक्टर को पाने में कहीं ना कहीं फेल कर गया। अब इसके बाद है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1883 में बनी। इन 1883 सुरेंद्र नाथ बनर्जी कन्वेंट द ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता। अब इन्होंने कन्वे किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोलकाता में। इट वॉज अ प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन था। इट ऑफर्ड अ मॉडल टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज फॉर्म 2 years लेटर, और ये एक मॉडल ऑफर हुआ है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कि पहले 2 साल पहले बनाया गया, वो 2 साल बाद बनाया गया। द नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इट्स सेकेंड सेशन इन दिसंबर 1885 इन कोलकाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरा सेशन अपना 1885 में कलकत्ता में किया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन मुंबई, और उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपना सेशन मुंबई में किया। बोथ दिस बॉडीज सर्व्ड द सेम पर्पस। अब दोनों इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दोनों जो है सेम पर्पस के लिए काम कर रहे थे, दैट इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस, यानी कि हम भलाई के लिए हिंदुस्तानियों के काम करेंगे। सो द नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1886। तो इसीलिए जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886 में, क्योंकि दोनों का मोटो सेम था। फिर इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि कैसे गठन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड अर्लियर वेयर लोकल इन कैरेक्टर। बहुत सारे राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो थे, संगठन वगैरह जो मेंशन किए गए हैं, वो लोकल में थे, कैरेक्टर में अपने। हाउएवर उनकी जो एक्टिविटीज थी, हरकतें थी, हैड प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन। लेकिन ये जो लोकेलिटी में छोटे छोटे संगठन थे, इनकी हरकतों से ही ग्राउंड मिल गया था, बेस मिल गया था, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लिए राजनीतिक संगठन बने। वाइल द इंडियन लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड जस्टिस राणा डे वे मूविंग टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडियन पॉलिटिकल बॉडी। तो अब जिस समय ये लोग जो है बढ़ रहे थे आगे ताकि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी बनाए, लकली फॉर देम उनके लिए किस्मत से हेल्प इन दिस डायरेक्शन केम फ्रॉम अ स्ट्रेंज सोर्स। उनके लिए मदद आई, बाहरी मदद आई, यानी कि एओ ह्यूम से, अ रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस से। ही वांटेड टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड ड्रॉ द गवर्नमेंट अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक एंड सजेस्ट मीन्स टू रेक्टिफाई देम। अब वो चाहते थे, एओ ह्यूम ये चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए ताकि गवर्नमेंट का जो अटेंशन है कि भाई आप इधर भी ध्यान दो, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी गलतियां हैं, नाकामियां हैं, खामियां हैं, और उसको आप सही भी करो, है ना, कि यानी जो भी ड्रॉबैक है उसको भी बताया जाए और कैसे उनको ख़त्म किया है उसके लिए भी जो है मीडिया उपचार वगैरह बताया जाए। Home wrote an open letter to the graduate of the Calcutta University asking them to dedicate themselves to the service of the people by forming a union to organize a well-defined course of action. ह्यूम ने एक ओपन लेटर लिखा, एक खुला खत लिखा, जितने भी ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उन सबको लिखा कि वो अपने आप को समर्पित करें ताकि लोगों को जो है लोगों के
भलाई के लिए वो समर्पित करें, उनको सर्विस देने के लिए, और वो एक संगठन बनाए वेल डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, और ये अपील जो है प्रोड्यूस किया डिजायर्ड रिजल्ट, जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा रिजल्ट मिला। In 1884, Hume, in consultation with the Indian leader, laid the foundation of the Indian National Union. 1884 में ह्यूम ने बातचीत करके, कंसल्ट करके हिंदुस्तानी लीडर्स के साथ नींव रखी इंडियन नेशनल यूनियन की। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वॉज कन्वेंड बाय द यूनियन एट पुणे ऑन दिसंबर 25। जो कॉन्फ्रेंस था, सारे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगह से जो है कि प्रतिनिधित्व आए इंडिया के अंदर, और इसको जो है कि बुलाया गया था यूनियन के द्वारा पुणे में दिसंबर 25 को 1885 में। प्लेग ब्रोक आउट इन पुणे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय प्लेग ब्रेक आउट हो गया। सो द मीटिंग ऑफ द यूनियन वॉज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई फ्रॉम दिसंबर 1831 in 1885 under the presidency of Umesh Chandra Banerjee. It was attended by 72 delegate. अब वहाँ पे प्लेग ब्रोक आउट हो गया पुणे में, इसीलिए मीटिंग जो है यूनियन ने बुलाया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि मुंबई में था। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर चली मीटिंग 1885 में, और इसमें प्रेसिडेंटशिप किसका था? उमेश चंद्र बनर्जी का था। और इसमें 72 डेलीगेट आए, यानी 72 लोग आए, रिप्रेजेंटेटिव इसमें आए। On the suggestion of Dada Bhai Nehru, the name of union was changed to Indian National Congress. अब दादा भाई नेहरू जी ने ही इसका नाम बदलने के लिए का सजेस्ट किया, और इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया इस यूनियन का। Thus the foundation of Indian National Congress was laid on December 28, 1885. तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। The Viceroy, Lord Dufferin, favored the formation of Congress because he wanted it to act as a safety valve for popular discontent, thereby safeguarding the British interest in India. Viceroy Lord Dufferin जो है फेवर में थे कि चलो सही है कांग्रेस बन रहा है, क्योंकि एक सेफ्टी वेल्व हो जाएगा, तो ताकि जो नाखुशी है लोगों के अंदर, नाराजगी है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो कम से कम इसके द्वारा खत्म होगी, है ना। इससे जो है ब्रिटिश का अपना जो इंटरेस्ट है ना हिंदुस्तान के अंदर, वो बर्बाद नहीं होगा। मतलब ये सेफ्टी वेल्व की तरह काम करेगा दोनों के रिश्तों में। द कांग्रेस स्टूड फॉर होप्स एंड एस्पिरेशन of the people of India who accepted its leadership in launching the freedom movement. It achieved the goal of freedom in 1947. अब कांग्रेस जो है खड़ी हुई सारी आशाओं के लिए, एस्पिरेशंस के लिए, लोगों के एस्पिरेशन के लिए, है ना, जागरूक करने के लिए, लोगों को एस्पायर करने के लिए कि वो उठें और एस्पायर हों, और उन लोगों के लिए जो इनकी लीडरशिप को जो है एक्सेप्ट किए, और लॉन्च किया गया इनकी लीडरशिप में फ्रीडम मूवमेंट को, और लास्टली जो है अचीव हुआ फ्रीडम 1947 में। अब ये जो कांग्रेस बनी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एम क्या था? In his presidential address at the first session of the Indian National Congress, W.C. Banerjee declared the following as the aim of Indian National Congress. अब अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में पहले ही सेशन में W.C. बैनर्जी ने देखो क्या क्या एम बताए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, डिक्लेयर किया वहाँ पे। पहला कि टू प्रोमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। एक दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए सारे के सारे नेशनलिस्ट राजनीतिक वर्कर जो हैं अलग अलग कंट्री के हिस्से से, उन सबके बीच में। टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और प्रोविंस। लोगों के अंदर एक मजबूत फीलिंग हो आपस में एक होने की, नेशनल यूनिटी की, और इसको भुलाकर कि वो किस कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं या किस राज्य से हैं। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट, यानी कि जो भी हमारे डिमांड है ना, हम उसको डेटा वाइज बिल्कुल सूत्र रूप में बनाएंगे और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, और लोगों को ट्रेन किया जाएगा, लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उनकी जो उनके ओपिनियन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा कंट्री के अंदर। द कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन एवरी ईयर इन दिसंबर टू चॉक आउट प्रोग्राम टू अचीव इट्स एम। अब कांग्रेस जो है अपना सेशन हर साल कर रही थी ताकि अपना एम अचीव कर सके। चेंजेस वेयर मेड इन द अबव
mentioned aim of Congress from time to time according to the changed circumstances। अब जिस तरह से परिस्थिति में बदलाव आता था तो कांग्रेस अपना एम भी बदलती थी समय समय के साथ। ये जो एम दिए हुए हैं 4। सेशन ऑफ द कांग्रेस की बात करें तो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, जो प्रतिनिधित्व थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आए हुए थे। इसमें जो एमिनेंट पर्सन थे, बड़े बड़े लोग थे, दादा भाई नेहरू जी, KT तेलांग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, G सुब्रमण्या अय्यर, आनंद चरलून, NG चंदावरकर एंड जस्टिस राणा डे। जो दूसरा सेशन हुआ 1880 में वॉज हेल्ड एट कोलकाता और ये प्रेसिडेंटशिप में था दादा भाई नेहरू जी के। सम ऑफ द डेलीगेट्स वेयर रिसीव्ड बाय लॉर्ड डफरिन। कुछ डेलीगेट्स जो है लॉर्ड डफरिन के द्वारा भी रिसीव हुए, यानी प्रतिनिधित्व एज डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू द कैपिटल, यानी कि मतलब ये 3 स्टारर या फिर फ्लैग ऑफिसर या उससे ऊपर के थे। ये जो है लॉर्ड डेफिन के द्वारा जो है इनका स्वागत हुआ, रिसीव किए गए। देयर आफ्टर द नेशनल कांग्रेस मेट एवरी ईयर in December in different part of the country and the number of its delegates soon increased to 1000। अभी जो 72 डेलीगेट पहली बार आए थे WC बनर्जी वाले टाइम में, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितने चले गए, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके थाउजेंड्स में चले गए। बार बार मीटिंग होती गई, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में होती चली गई। द सूरत सेशन, यानी कि सूरत में जो सेशन हुआ था वो 23rd सेशन था कांग्रेस का, जो 1907 में हुआ। और ये प्रेसिडेंटशिप किसकी थी इस टाइम में? रस बिहारी घोष की थी। देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द एजल्टिव नेशनलिस्ट ऑफ द कांग्रेस रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एजुटेशन इन बंगाल आफ्टर पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो गया था, ये विवाद हो गया था इनके बीच में, जो पुराने नेशनलिस्ट थे और एजल्टिव जो नेशनलिस्ट थे कांग्रेस के अंदर, जो और विवाद था इस बात को लेके कि किस तरह का मेथड होगा बंगाल के अंदर, मेथड ऑफ एजुटेशन इन बंगाल आफ्टर इट्स पार्टीशन। उसके पार्टीशन के बाद जो मेथड था एजुटेशन के, उसकी वजह से देयर वॉज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब कांग्रेस में फूट आ गई। द एजल्टिव ग्रुप वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कांग्रेस नियरली फॉर अ डिकेड। जो एजल्टिव ग्रुप था ना, उसको कम से कम 10 साल के लिए नियरली निकाल दिया गया बाहर। It was only in 1916 that the two wings of the Congress were united at the Lucknow session। ये 1916 में हो पाया। फिर इट वॉज ओनली 1916 कि जब दोनों विंग्स जो है कांग्रेस की, दोनों पंख यानी एजल्टिव वाले और अर्ली नेशनलिस्ट, दोनों यूनाइट हुए फिर आपके लखनऊ सेशन में। आई होप ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत आ रही है वो आपको आगे ना हो, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग, तो धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब लगता है ज़बान लड़खड़ाती है, तो आई पे माई अटेंशन और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।